जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल फैंटेसी एम्पायर 11 में। तो इस वीडियो में हम जो मैच कवर करने वाले हैं वो होगा आईपीएल का मैच जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। इस वीडियो में हम ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन और सभी प्लेयर्स के बारे में पिच के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कैसा परफॉर्मेंस पुट अप कर सकता है, कौन आपकी टीम के लिए अच्छा खासा ऑप्शन रहने वाला है, कौन कितना ज़रा बॉलिंग कर सकता है, सब कुछ A to Z हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम नंबर्स के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि लॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको किस प्लेयर को अपनी टीम में क्यों कंसीडर करना है। तो सभी कुछ आपको A to Z बताने वाला हूं। तो वीडियो की हेल्प से आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आप खुद की बेटर से बेटर टीम क्रिएट कर पाएंगे। इस वीडियो में हम पिच रिपोर्ट सभी प्लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जाहिर करेंगे, तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। सबसे पहले पिच के बारे में बात की जाए, अरुण जेटली स्टेडियम पर मैच खेले जाने वाला है। आईपीएल का फर्स्ट मैच रहने वाला है। यहाँ पर कोई भी मैच पहले खेला नहीं गया है। अगर आप ट्रेडिशनल यहाँ की विकेट देखोगे या WPL के मैचेस में देखोगे, अगर WPL में देखोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर पिच तो थी थोड़ी स्लो थी, पिच पर ज़रा बाउंस नहीं था, तो बॉल थोड़ी नीचे रह रही थी। LBW बॉल बहुत ही ज़रा हो रहे थे, लेकिन इनिशियल ओवर्स में इनिशियल मैचेस में यहाँ पर बैटिंग के लिए विकेट अच्छा था, बाउंड्री भी छोटी हैं, तो ऑब्वियसली बैटिंग के लिए विकेट अच्छा रहने वाला है। अभी फर्स्ट मैच ही रहने वाला है, तो ऑब्वियसली यहाँ स्लो विकेट तो नहीं रहने वाला है, बैटिंग के लिए अच्छा खासा विकेट रहने ही वाला है। लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल विकेट है, पेसर को भी सपोर्ट मिलता ही है, स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। पहले स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पिच चेंज कर दी गई। अब तो बाउंड्री भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो उस हिसाब से स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलने नहीं वाला है। बाकी फाइनल पिच रिपोर्ट टेलीग्राम पर मिल जाए, क्योंकि फर्स्ट मैच रहने वाला है। देखते हैं कैसी पिच रहने वाली है। अभी के लिए मुझे लगता है कि पहला मैच है, बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट रहने वाली है, बॉलर्स को भी डिसेंट सपोर्ट मिलने वाला है, ओवरऑल न्यूट्रल विकेट रहने वाला है। ज़्यादा एडवांटेज बैटर्स को रहेगा, क्योंकि बाउंड्रीज भी छोटी है, तो उस हिसाब से बैट्समैन अच्छे खास रन बना के दे सकते हैं, तो ज़्यादा एडवांटेज बैटर को रहेगा। लेकिन अभी के लिए न्यूट्रल ही मान के चलते हैं और देखते हैं फाइनल पिच रिपोर्ट क्या आने वाली है। अब हम बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन के बारे में बात की जाए, क्लासन ड्रॉप करना नहीं है, मस्ट टैपिक रहने वाले हैं। लास्ट मैच में तो 1 डाउन भी बैटिंग करने आ गए थे, स्पिन को पेस को सभी को बढ़िया खेलते हैं, फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव चल रहा है। इवन एक CVC के भी बड़े ऑप्शन रहने वाले हैं। क्लासन को आपको अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। अब ऋषभ पंत के बारे में बात की जाए, लास्ट मैच में भले ही ज़रा बैटिंग नहीं आया था, 10-12 रन पर ही नॉट आउट रह गए थे, लेकिन 2 स्टंप कर दिए थे, सीधा 24 पॉइंट तो यहाँ पर ही हो गए। एक आधा कैच पकड़ लिया, 32 से 40 पॉइंट तो सीधा विकेट कीपिंग से ही हो गए। 10-15 रन भी बना दी, तो उस हिसाब से 60 से 70 पॉइंट देकर चले गए थे। तो उस हिसाब से आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं। हैदराबाद बहुत सारा रन बनाती है और हैदराबाद का बॉलिंग भी अच्छा है। पंत का इस मैच में अच्छा खासा बैटिंग आना चाहिए और पंत इस मैच में अच्छी खासी हिटिंग भी कर सकते हैं सबसे पहले। और दूसरी बात, पंत विकेट कीपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकते हैं। दिल्ली का जो बॉलिंग चल रहा है, लास्ट 2 मैचेस में अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुट अप किया है, तो उस हिसाब से पंत जो है वो कीपिंग से भी जरूर पॉइंट देके जा सकते हैं। बैटिंग इनका आने ही वाला है, सो पंत मस्ट टैपिक रहने वाले हैं, ड्रॉप करना नहीं है। शाई होप मोस्ट प्रोबेबली 1 डाउन या 2 डाउन बैटिंग करने वाले हैं। लास्ट मैच में डेड वॉर्नर खेले नहीं थे, तो फ्रेजर मग ओपनिंग पे चले गए थे, 1 डाउन पर शाई होप आए थे। शाई होप भी अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, स्पिन को पेस को सभी को बढ़िया खेलते हैं, लेकिन जब अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलते हैं, मारने को जाते हैं, तब अपनी विकेट फेंक देते हैं। हैदराबाद है सामने, हैदराबाद ऑब्वियसली स्कोर बहुत सारा बड़ा बनाने वाली है, तो उस हिसाब से इनको अटैकिंग नॉक खेलनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर अटैकिंग नॉक खेलेंगे तो अपना विकेट कभी भी फेंक सकते हैं, तो उस हिसाब से आपकी टीम के लिए 50-50 ऑप्शन रहने वाले हैं। मैं ज़रा कंसीडर करने नहीं वाला हूँ। अगर कोई और टीम होती तो मैं इनको अपनी टीम में कंसीडर करता, कोई और टीम जो है वो ज़रा बड़ा स्कोर नहीं बनाती है, तो ये धीरे खेलते टिक कर खेलते आपको 25-30 रन तो इजीली बना के दे सकते हैं। लेकिन सामने हैदराबाद है, हैदराबाद बैटिंग से बहुत ज़रा बढ़िया फॉर्म में रहती है, हैदराबाद बड़े बड़े स्कोर बनाती है, तो उस हिसाब से दिल्ली मोस्ट प्रोबेबली अटैकिंग बैटिंग ही करने वाली है। सो अगर दिल्ली अटैकिंग बैटिंग करेगी तो उस हिसाब से ये अपनी विकेट जल्दी फेंक सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं शाई होप को अपनी टीम में कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। आपको भी यही बोलूँगा कि आप शाई होप को अपनी टीम में ज़रा मत कंसीडर कीजिएगा। अभिषेक पोरल कभी भी 1 डाउन बैटिंग करने आ जाते हैं, कभी भी लोअर मिड ऑर्डर में आते हैं, सो बैटिंग ऑर्डर इनका ज़रा जनरली फिक्स नहीं रहता है। प्लेयर तो डिसेंट, लेकिन फिर भी ज़रा कंट्रीब्यूशन करके देते नहीं है, तो उस हिसाब से इनको भी अपनी टीम से इजीली ड्रॉप कर सकते हो। नीचे और कोई भी प्लेयर खेल नहीं रहा है, तो उस हिसाब से हमको एंड्रे क्लासन और ऋषभ पंत को अपनी टीम में कंसीडर करना है विकेट टेकिंग सेक्शन के। अब बैटिंग के बारे में बात करें, ट्रेविस हेड फॉर्म बहुत सारा इंप्रेसिव चल रहा है, लास्ट मैच में सेंचुरी भी मारा था। मोस्ट प्रोबेबली इनको अपने लोग अपनी टीम का CVC ही करने वाली है, लेकिन हर बॉल को अंधाधुन हिटिंग के लिए जाते हैं, धीरे बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं, टिक कर बिल्कुल नहीं खेलते हैं कि एक ओवर में एक आधा छक्का मार दिया बहुत है, उसके बाद नेक्स्ट ओवर में देखेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। एक ओवर में 6 की 6 बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करते हैं,
थोड़ा ओवर अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलते हैं, हर बॉल को मारने के लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से सीवीसी के बड़ी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं रह जाते हैं, कभी भी अपना विकेट फेंक सकते हैं। तो आपकी टीम के लिए तो मस्ट एपिक रहने वाले हैं। आप सिर्फ टीम में ही कंसीडर करके चलिएगा, ज़रा सीवीसी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हर बॉल को मारने के लिए जाएंगे तो उस हिसाब से कभी भी अपना विकेट फेंक के जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपनी टीम में ही कंसीडर करना है, ज़रा सीवीसी इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं करना है। अब अभिषेक शर्मा के बारे में बात की जाए, ये भी ट्रेविस हेड के साथ ऐसा ही खेल रहे हैं, अटैकिंग इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, लेफ्टी हैं, कभी भी बॉलिंग करने आ जाते हैं। लास्ट मैच में एक आध ओवर बॉलिंग भी करने आ गए थे, लेकिन मोस्ट वैल्यू इससे मैं ज़रा ओवर का एक्सपेक्टेशन रख नहीं रहा, क्योंकि हैदराबाद पहले ही 5 मेन बॉलर्स हैं, वही 5 बॉलर्स अपना पूरा 4 ओवर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद शहबाज अहमद 6 बॉलर हैं, तो मोस्ट फैवली शहबाज अहमद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। अभिषेक शर्मा जैसे तो वो ज़रा ओवर प्रेफर होने वाले हैं, तो उस हिसाब से वही एक आध ओवर करने वाले हैं जो मिलने वाला है। सो अभिषेक शर्मा को बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा मत देखेगा, इनको आपको सिर्फ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। अच्छा खासा अटैकिंग इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। दिल्ली का बॉलिंग भले ही रिसेंट मैच में सुधरा है, लेकिन फिर भी आप इनको अपनी टीम में ईजिली कंसीडर कर सकते हो। अच्छे खासे प्लेयर हैं, बाउंड्रीज भी शॉर्ट हैं, पावर प्ले का ईजिली फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आपकी टीम के लिए मस्ट एपिक रहने वाले हैं। आपको इनको अपनी टीम में जरूर कंसीडर करना चाहिए। सिलेक्शन परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा हाई है। अब स्टब्स के बारे में बात की जाए, बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है, लेकिन इस सीज़न बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस पुटअप किया है। रेगुलर बेसिस पे हर मैच में नॉट आउट ही जा रहे हैं, मैच को फिनिश भी कर रहे हैं। अगर फिनिश भी नहीं कर पा रहे तो अच्छी खासी अटैकिंग इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, तो आपकी टीम के लिए डिसेंट ऑप्शन रहने वाले हैं। आप इनको अपनी टीम में जरूर कंसीडर कर सकते हो। लास्ट मैच में तो बॉलिंग भी करने आ गए थे, वो बॉलिंग सिर्फ इसलिए करने आए थे क्योंकि सामने लेफ्टी स्टिक गए थे, और ये ऑफ स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर लेफ्टी को बॉलिंग करता है, तो उन्होंने एक ओवर ही किया था, लेकिन उसमें ही 2 विकेट चटका लिए थे। लेकिन आज के मैच के बारे में बात की जाए, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा 2 ही लेफ्टीज़ हैं, उसके बाद सारे राइटीज़ ही हैं, और ट्रेविस हेड जो अभिषेक शर्मा है, दोनों ही अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलते हैं, कभी भी अपना विकेट फेंक सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ट्रेविस स्टब्स को पावर प्ले में ओवर मिल जाएगा, उसको पावर प्ले में ओवर मिलने नहीं वाला है, तो मिडिल ओवर जाते तो कोई ना कोई अपना विकेट ईजिली फेंक ही देगा। तो उस हिसाब से ट्रेविस इस मैच में स्टब्स का ज़्यादा बॉलिंग आने नहीं वाला है। स्टब्स को आपको सिर्फ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। अब इस मैच में इसका स्टब्स का इस मैच में बैटिंग आने ही वाला है। जो हैदराबाद का बॉलिंग है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। हैदराबाद मोस्ट प्रोबेबली हर मैच में अच्छा खासा गोल स्कोर भी पुटअप करती है, तो उस हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली स्टब्स का बैटिंग आने ही वाला है। आपकी टीम के लिए 50-50 ऑप्शन आने वाले हैं। आप स्टब्स को अपनी टीम में जरूर कंसीडर कर सकते हो। लास्ट मैच में भले ही बॉलिंग करके 2 विकेट्स ले गए थे, लेकिन इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली बॉलिंग करने नहीं वाले हैं। उसके बाद पृथ्वी शॉ के बारे में बात की जाए, अच्छे प्लेयर तो हैं, लेकिन सामने भूवी है, भूवी ने इनको बहुत ही ज़्यादा तंग किया है। उसके बाद पैट कमिंस भी इनको अच्छा खासा तंग कर सकते हैं। अभी तक 3 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस पुटअप किया है, बाकी में फ्लॉप हुए हैं, तो आपकी टीम के लिए 50-50 ऑप्शन ही रहने वाले हैं। अभी मैं इनको कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। भूवी का बहुत सारा बड़ा फैक्टर रहने वाला है। उसके बाद पैट कमिंस भी तंग करने वाले हैं इनको, तो पृथ्वी शॉ को अपनी टीम में मैं बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। फ्रेजर मर्क के बारे में बात की, लास्ट मैच में 20 रन ही बनाए थे, लेकिन अच्छे खासे और अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलते हैं। पहले मैच में 50 भी ऐसा ही किया था। अंधाधुन मारने को जाते हैं, पेस को बहुत ही ज़्यादा गंदा मारते हैं, स्पिन के सामने उतने ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, इसलिए ओपनिंग कर रहे हैं। 50-50 ऑप्शन रहने वाले हैं, मैं इनको ज़रा कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। इनकंसिस्टेंट है, हर बॉल को मारने के लिए जाते हैं, अभी यंग हैं, ज़रा एक्सपीरियंस भी नहीं आया है, तो उस हिसाब से इनको ज़्यादा रिस्क लेने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है। स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ट्राई करना नहीं है। सामने अच्छे खासे बॉलर्स हैं, नटराजन है, अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, पैट कमिंस है, भुवनेश्वर कुमार है, जयदेव उनादकर हैं, तो उस हिसाब से अच्छे खासे एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, तो ईजिली अपना विकेट फेंक सकते हैं। फ्रेजर मर्क तो अपनी टीम में इनको कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। अगर ये धीरे खेलते हैं, अटैकिंग इंटेंट के साथ ज़्यादा नहीं खेलते, टेक्निकली साउंड प्लेयर होती, तो मैं इनको अपनी टीम में जरूर कंसीडर करता, लेकिन हर बॉल को मारने के लिए जाते हैं, स्पिन के सामने शक्ल करते हैं, पेस को गंदी तरह से मारते हैं, तो अभी के लिए मैं इनको अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूँ। तो डेविड वार्नर लास्ट मैच में खेले नहीं थे, लेकिन वार्नर अगेंस्ट हैदराबाद आप अपनी टीम में कंसीडर करना ही। अगर वार्नर खेलते हैं, स्पिन को, पेस को, सभी को बढ़िया खेलते हैं, हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के फॉर्मर प्लेयर हैं, हैदराबाद को अच्छा खासा सर्व किया है, और हैदराबाद के साथ 2016 में आरसीबी को हरा के टाइटल भी विन किया था, तो अच्छी खासी मेमोरीज भी है। अगेंस्ट द फॉर्मर टीम अपनी जरूर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वार्नर खेलते हैं तो वार्नर तो मस्ट एपिक रहने वाले हैं। वार्नर को तब उसके इसमें बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है, लेकिन अभी के लिए लास्ट मैच में जैसे कि वार्नर खेले नहीं थे, देखते हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन रहने वाला है, लेकिन वार्नर इस मैच में ज़रूर से ज़रूर खेल सकते हैं। अब्दुल समद अच्छा खासा हिटिंग किया था लास्ट मैच में, लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है, हर मैच में ऐसा हिटिंग करने नहीं वाले हैं, तो इनको भी आप अपनी टीम से इजीली ड्रॉप कर सकते हो। नीचे ग्लेन फिलिप्स को मौका मिल नहीं रहा है, मयंक अग्रवाल भी आउट हो चुके हैं, राहुल त्रिपाठी मोस्टली एज इम्पैक्ट प्लेयर आए हैं 1-2 मैच में, लेकिन उसमें भी कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस पुटअप नहीं किया है। बुही ने अभी तक बहुत ज़्यादा गंदा खेला है, यश धुल को मौका मिला नहीं है, तो नीचे और कोई भी प्लेयर खेलने नहीं वाला है। सो अभी के लिए बैटिंग सेक्शन में मैंने सिर्फ 2 प्लेयर्स को अपनी टीम में कंसीडर किया है, जो कि दोनों ही
हैदराबाद के डेजिग्नेटेड ओपनर्स हैं। उसके बाद बात की जाए ऑलराउंडर्स के बारे में, मार्करम वन डाउन बैटिंग करते हैं, स्पिन को पेस को सभी को बढ़िया खेलते हैं, थोड़ा बहुत स्पिन के सामने स्ट्रगल कर भी देते हैं लेकिन फिर भी पेस को बढ़िया खेलते हैं। जिस हिसाब से हैदराबाद का बैटिंग चल रहा है, सारे ही अंधाधुंध अटैकिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मार्करम जो है वो धीरे खेल रहे हैं, टिक कर खेल रहे हैं और मार्करम अच्छी खासी परफॉर्मेंस पुट अप करके दे रहे हैं। तो अभी के लिए मैं मार्करम को भी अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करने नहीं वाला हूँ। सो मार्करम भी आपकी टीम के लिए मस्ट एपिक रहने वाले हैं, वन डाउन बैटिंग करेंगे, अच्छा खासा बैटिंग मिलने वाला है, तो ये भी आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं। उसके बाद अक्षर पटेल हर मैच में मोस्ट प्रोबेबली 4 ओवर कंप्लीट कर ही रहे हैं। जिस हिसाब की सामने टीम है हैदराबाद, तो मोस्ट प्रोबेबली इनका बैटिंग भी आना चाहिए, मस्ट एपिक रहने वाले हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, राइटिस को ज़्यादा बॉलिंग करते हैं। हैदराबाद का बैटिंग ऑर्डर देखोगे सिर्फ 2 ही लेफ्टी हैं जो कि ओपनर्स हैं, उसके बाद सारे राइटिस हैं, तो इस मैच में इनका अच्छा खासा बॉलिंग करने का चांसेस है। 4 ओवर करने वाले हैं, बैटिंग में कभी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुट अप करके दे सकते हैं। और हम देखोगे हैदराबाद के पास सारे अटैकर्स हैं, तो अगर स्पिन को मारने जाएंगे कभी अपना विकेट फेंक सकते हैं, तो उस हिसाब से इवन एक सीवीसी के बड़े ऑप्शन रहने वाले हैं अक्षर पटेल। आप इनको एज सीवीसी भी जरूर ट्राई कर सकते हो। रेड्डी के बारे में बात की जाए, 2 डाउन बैटिंग करते हैं लेकिन मोस्ट वाली बॉलिंग करने नहीं वाले हैं। जब इन्होंने बॉलिंग किया था वो तभी किया था क्योंकि तब एज अ इम्पैक्ट प्लेयर मार्कंडे आ नहीं पाए थे। उसके बाद उस केस में 4 मेन बॉलर्स ही रह गए थे हैदराबाद के पास, तो उस केस में रेड्डी को बॉलिंग करवाना पड़ा था। लेकिन मोस्ट वाली रेड्डी बॉलिंग करने नहीं वाले हैं, जैसे कि मैंने लास्ट मैच में भी कहा था कि रेड्डी को बॉलिंग मिलने नहीं वाला है, तो सिंपली हमने इनको अपनी टीम से ड्रॉप किया था, आज भी ड्रॉप करने वाले हैं। रेड्डी को ज़रा बॉलिंग मिलने नहीं वाला है, यंग प्लेयर है, बैटिंग से देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस आउट करके देने वाले हैं, कुछ खास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो अभी के लिए मैं रेड्डी को भी अपनी टीम में ज़रा कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। शहबाज अहमद 1-2 ओवर ही मिल रहा है, उससे ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं मिल रहा है, ड्रॉप कर सकते हो, बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है। कुमार भी कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस पुट अप करने का मौका मिला नहीं था, लेकिन इस मैच में कुमार ज़रूर बाहर जा सकते हैं और उसके इसमें डेविड वार्नर एज ए ज़रूर अंदर आ सकते हैं ओपनिंग पे सीधा, क्योंकि लास्ट मैच में दिल्ली ने सिर्फ 3 ही फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेला था, लेकिन तो उस केस में वार्नर सीधा ओपनिंग पर आ जाते हैं, कुमार जरूर बाहर जा सकते हैं। बाकी जॉनसन शुरू के कुछ मैचेस में खेले तो उसके बाद मौका कुछ खास मिला नहीं है, मार्च अवेलेबल नहीं है, सुंदर को भी मौका मिल नहीं रहा है, ललित यादव को भी 1-2 मैच में मौका मिला था, उसके बाद इनको भी कुछ खास चांसेस मिला नहीं है। सो ओवरऑल ऑलराउंडर्स में भी अभी के लिए मैंने सिर्फ 2 ऑलराउंडर्स जो कि मार्करम और अक्षर पटेल है, दोनों को ही अपनी टीम में कंसीडर किया है। बॉलर्स के बारे में बात, सबसे पहले पैट कमिंस को ड्रॉप करना नहीं है, अच्छे खासे हर मैच में 4 ओवर कंप्लीट कर रहे हैं, 1-2 ओवर डेथ में भी जरूर करने आ रहे हैं, लोड मतलब टाइम आने पर कभी भी बैटिंग से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुट अप करके दे सकते हैं, मस्ट एपिक रहने वाले हैं। इवन एक डिफरेंशियल सीवीसी के कैंडिडेट भी जरूर रहने वाले हैं, विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहे हैं और कैप्टन अच्छे हैं, पता है कब बॉलिंग करनी है, पता है कब बॉलिंग नहीं करनी है, तो उस हिसाब से अच्छी खासी कैप्टनसी के साथ साथ अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से विकेट्स भी लेके जा रहे हैं, तो आपकी टीम के लिए मस्ट एपिक तो रहने ही वाले हैं। इवन एक डिफरेंशियल सीवीएसई के ऑप्शन भी रहने वाले हैं। खलील के बारे में बात की जाए, 3 ओवर पावर प्ले में करने वाले हैं, उसके बाद 1 ओवर मिडल ओवर में करने वाले हैं। अगर आप देखोगे ट्रेविस हेड अंधाधुन हिटिंग करते हैं, अभिषेक शर्मा अंधाधुन हिटिंग करते हैं, कभी भी अपना विकेट फेंक सकते हैं। सो खलील का इस मैच में विकेट लेने का अच्छा खासा चांसेस रहने वाला है। खलील 3 ओवर पावर प्ले में ही करते हैं, लेकिन उसके बाद खलील मिडल ओवर में ही बॉलिंग करने आएंगे। अगर इनको पावर प्ले में विकेट नहीं मिला तो खलील के 3 ओवर से वेस्ट ही चले जाएंगे, तो खलील ओवर उस केस में 50-50 ऑप्शन ही बनते हैं। सो इनका बंडल्स में विकेट लेने का फैक्टर थोड़ा कम है, तो अभी के लिए मैं खलील को ज़रा कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है, विकेट्स भी जरूर लेके जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा बंडल्स में विकेट लेने वाला फैक्टर जो है वो थोड़ा कम है। ऐसा हो सकता है कि शुरू में एक आधी विकेट ले लें, उसके बाद विकेट लेस चले जाएं, तो इस केस में इनको अपनी टीम में ज़रा कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। कुलदीप यादव हर मैच में 4 ओवर कंप्लीट कर रहे हैं, मैं इनको ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, हर मैच में विकेट लेके जाते ही हैं, तो उस हिसाब से इनको मैं अपनी टीम से बिल्कुल ड्रॉ करने नहीं वाला हूँ। मुकेश कुमार 2 ओवर डेथ में करते हैं, लास्ट मैच में भी अच्छी खासी बॉलिंग की थी, हमने इनको अपनी टीम में लिया भी था और 1 साइड क्लीन स्वीप भी करी थी। मस्ट एपिक रहने वाले हैं, अच्छी खासी लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो डेथ ओवर्स में उससे वाइड यॉर्कर्स का ज़्यादा प्रयोग करते थे, सो बचने वाली बॉलिंग ज़्यादा करते थे, विकेट लेने वाली बॉलिंग थोड़ी कम करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब जो है वो प्रॉपर लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब विकेट लेने वाली बॉलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, रन बचाने वाली बॉलिंग कम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कभी भी बंडल्स में विकेट लेके जा सकते हैं लास्ट मैच जैसे, तो आपकी टीम के लिए मस्ट एपिक रहने वाले हैं। सिलेक्शन परसेंटेज इनका भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इनका पिछला सीजन बहुत ही ज़्यादा गंदा गया था और इंडियन टीम के लिए भी इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस पुट अप नहीं किया था, इसके कारण इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, तब इनका माइंडसेट ऐसा था कि रन बचाने के लिए जाए, लेकिन अब इनका माइंडसेट चेंज हो चुका है। अब इनका माइंडसेट ऐसा है कि विकेट लेने के लिए जाएं, तो उस हिसाब से मुकेश कुमार मस्ट एपिक रहने वाले हैं। ईशांत शर्मा
4 ओवर कंप्लीट करते नहीं हैं, 2 से 3 ओवर ही करने वाले हैं, ड्रॉप कर सकते हो। पावर प्ले में खलील के साथ बॉलिंग करते हैं, डेथ में कुछ खास मौका मिलता नहीं है। नटराजन, इनको अपनी टीम में कंसीडर करने ही वाला हूँ, हर मैच में 4 ओवर कंप्लीट कर रहे हैं, डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, मस्ट एपिक रहने वाले हैं। मैं नटराजन को अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ। भुवनेश्वर कुमार भी हर मैच में 4 ओवर कंप्लीट कर रहे हैं, लास्ट मैच में डेथ ओवर में बॉलिंग करने आ गए थे, तो आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं, लेकिन फॉर्म बहुत तरह गंदा चल रहा है, विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या पता डेथ में बॉलिंग करने ना आए, क्योंकि पैट कमिंस भी अच्छी खासी डेथ में बॉलिंग करते हैं, नटराजन भी अच्छी खासी डेथ में बॉलिंग करते हैं, इवन जयदेव उनाडकर को भी डेथ में बॉलिंग करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो इनके पास 4 पेसर्स हैं, चारों ही डेथ में अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, तो क्या पता भुवनेश्वर की इस मैच में डेथ में बॉलिंग ना आए, नटराजन और पैट कमिंस कर देंगे। भुवनेश्वर को आए भी तो 1 ओवर ही आए, 3 ओवर पावर प्ले में कर देंगे, क्योंकि सामने पृथ्वी शॉ स्ट्रगल करने वाले हैं, फ्रेजर मर्क भी स्ट्रगल करने वाले हैं, तो क्या पता भूवी 3 ओवर पावर प्ले में कर दें, तो उस केस में भुवी का बंडल्स में विकेट लेने का फैक्ट चांसेस जो है थोड़ा कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप भुवी को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन फिर भी 50-50 ऑप्शन आने वाले हैं। खलील जैसे ही प्लेयर हैं, पारुले में ज़्यादा बॉलिंग कर देंगे, उसके बाद मिडिल ओवर में ही 1-2 बॉलिंग करने वाले हैं, भले ही लास्ट मैच में डेथ में 2 ओवर करते, लेकिन फिर भी आप अपनी टीम से रिस्क लेकर ड्रॉप कर सकते हो। ओवरऑल 50-50 ऑप्शन ही रहने वाले हैं। मयंक मार्कंडे मोस्ट प्रोबेबली एज इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं, कुछ खास रोल ज़्यादा निभा भी नहीं पा रहे हैं, जब भी इम्पैक्ट पर आ रहे हैं, जब भी स्टार्ट कर रहे हैं छक्के ही खा रहे हैं, विकेट्स कुछ खास इंप्रेसिव ले नहीं रहे हैं। उनाडकर अच्छे खासे बॉलर तो हैं, लेकिन अब ये बचने वाली बॉलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, विकेट लेने वाली बॉलिंग थोड़ी कम कर रहे हैं। हैदराबाद के भले ही बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ खास पॉइंट दे नहीं रहे हैं, तो उस केस में आप इनको अपनी टीम से ड्रॉ कर सकते हो। नीचे को कोई भी प्लेयर खेल नहीं रहा है, सो ये 10 प्लेयर तो मस्ट एपिक रहने वाले हैं। और मोस्ट वैल्यू मुझे लगता है कि इस मैच में कुमार बाहर जाने ही वाले हैं और डेट मोस्ट वैल्यू खेलने ही वाले हैं, सो मैं अपनी टीम में वार्नर को ही कंसीडर करने वाला हूँ। अब बात करते हैं CBC ऑप्शंस के बारे में। सो हमारे CBC कुछ इस प्रकार के हैं, मतलब जो ऑप्शंस है, सबसे पहले हेनरिक क्लासन बेस्ट ऑप्शन है, लास्ट मैच में वन डाउन बैटिंग भी करने आ गए थे, स्पिन को पेस को सभी को बढ़िया खेलते हैं, फॉर्म बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव चल रहा है। उसके बाद ट्रेविस हेड भी बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन उतने ही ज़्यादा रिस्की प्लेयर भी हैं। डिफरेंशियल्स के बारे में बात कीजिए, अक्षर वाले डिफरेंशियल ऑप्शन है, उसके बाद पैट कमिंस भी डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाले हैं। अब बेगल मैंने ऐसा किया है, मैं थोड़ा सेफ गया हूँ कैप्टनसी, तो मैंने ऑब्वियसली अपनी मार्क मतलब इनको क्लासन को ही दी है, विकेट कीपिंग भी कर रहा है, विकेट कीपिंग से पॉइंट लेके जा सकता है, बैटिंग अच्छी खासी परफॉर्मेंस होल्ड अप कर रहा है, तो मैंने अपनी कैप्टनसी हेनरिक क्लासन को दी है। वाइस कैप्टनसी के मैं थोड़ा रिस्क लिया है और मैंने अपनी वाइस कैप्टनसी अक्षर पटेल को दी है। 4 ओवर कंप्लीट मोस्ट प्रोबेबली करने ही वाले हैं, और जैसे हैदराबाद का बैटिंग परफॉर्मेंस पुट अप कर रहा है, तो उस हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली इनका बैटिंग भी आने ही वाला है, क्योंकि अगर हैदराबाद ज़्यादा बड़ा स्कोर बनाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इनका बैटिंग आने ही वाला है। सो बैटिंग से भी कभी भी कॉन्ट्रीब्यूशन करके दे सकते हैं, उस हिसाब से मैं इनको अपनी टीम का वाइस कैप्टन किया हूँ। बाकी आपको फाइनल पिच रिपोर्ट के हिसाब से टीम मिलने वाली है। अगर पिच रिपोर्ट थोड़ा ऐसा रहा कि स्लो रहने वाली है, तो उस केस में हम अपनी टीम में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं, और उस केस में ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को अपनी टीम में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो फाइनल पिच रिपोर्ट के हिसाब से हम अपनी टीम क्रिएट करने वाले हैं, वो आपको फाइनल पिच रिपोर्ट टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। आपको टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो हमने सभी प्लेयर्स के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आपको अच्छी खासी हेल्प मिली होगी। अगर आपको अच्छी खासी हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।